previous chapter we have discussed about the nationalism in India, the chapter 2, class 10 subject history. इसके पहले का जो चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पार्ट 2 है. इसके पहले हम डिस्कस किए थे कि किस तरह से भारत में लोगों के प्रति, ब्रिटिश के प्रति नफरत हो रहा है और अपने देश के प्रति किस तरह से प्रेम आ रहा है, किस तरह से देशभक्ति का भावना जग रहा है, किस तरह से लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे उपक्रम होते हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती है जिस घटनाओं के कारण भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का भावना जगता है. वो क्या क्या घटना है, कुछ घटनाएं हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ घटना अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो कुछ घटनाएं इसके पहले जो डिस्कस किए हैं वो मेरे पार्ट 1 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 1 में वो सब बताया गया है. ये पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है एक इंसिडेंट जो हम लोग जालियांवाला बाग मैसर के नाम से जानते हैं. जालियांवाला बाग मैसर एक्चुअली में था क्या? जालियांवाला बाग मैसर अगर हम देखेंगे, जालियांवाला हत्याकांड अमृतसर में एक पार्क है जो जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है. वहाँ पर बैसाखी का दिन रहता है. बैसाखी का दिन में हजारों की संख्या में, जिसमें बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, महिलाएं भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, हजारों की संख्या में सब गैदर होते हैं, जमा होते हैं. और एक त्यौहार है पंजाब में, बहुत ही फेमस त्यौहार है बैसाखी का त्यौहार. बैसाखी का त्यौहार रहता है, लोग मतलब त्यौहार मनाने के लिए जमा होते हैं. साथ ही साथ एक पॉलिटिकल व्यूज़ भी रहता है कि उसके कुछ दिन ही पहले एक काला कानून लाया गया था जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं. तो वो रॉलेट एक्ट के विरोध में भी लोग वहाँ पर एकत्रित होकर उसके बारे में चर्चा कर रहा था. अब रॉलेट एक्ट का विरोध जो है वो पूरा देश भर में हो रहा था और इस विरोध को रोकने के लिए अंग्रेज के द्वारा पूरे देश में मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया गया था, जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था. और ये जब लागू कर दिया गया, अब ये पहले हम ये जानते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है. कि मार्शल लॉ इन द सेंस है कि ग्रुप ऑफ पीपल कांट गैदर इन ए पर्टिकुलर प्लेस. मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जैसे हम लोग का यहाँ 144 लगता है या कि कर्फ्यू लगता है, तो कर्फ्यू में क्या होता है कि आप एक साथ ग्रुप में मंडली बना के नहीं घूम सकते, मंडली बनाकर कहीं पर नहीं बैठ सकते हैं. सेम होता है मार्शल लॉ. तो मार्शल लॉ जो होता है वो कर्फ्यू से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है. तो ये मार्शल लॉ पूरा देश भर में लागू हो जाता है, जो अधिकांश भारतीयों को तो पता ही नहीं रहता है. अब सब जमा हो गए हैं जालियांवाला बाग में. अब उसी समय जो है एक गवर्नर जनरल जिनका नाम है जनरल माइकल ओ डायर, ये क्या करते हैं कि मार्शल लॉ लागू हो जाता है. उनको जब पता चलता है कि हजारों की संख्या में जमा हुए हैं तो वो अचानक से आते हैं और आकर जो जालियांवाला बाग है उसका जो गेट है, सारा गेट, जो एंट्री का गेट और एग्जिट का गेट, जो एग्जिट का गेट है उसको बंद कर दिया जाता है. और जो एंट्री का गेट है, उस एंट्री का गेट में अंग्रेजी सिपाही बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं. जिसमें क्या होता है कि जितने भी बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो हैं वो अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और अंधाधुंध गोली चल रहा है, जिसमें हजारों के संख्या में लोग मारे जाते हैं, हजारों के संख्या में लोग घायल होते हैं. वहीं पर एक कुआं रहता है छोटा सा, लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में भी घुस जा रहे हैं. बाद में पता चला कि उस कुएं से 200-300 लाश निकाला गया था. तो इस तरह से जो एक हत्याकांड होता है वो भारतीय इतिहास में, अंग्रेजी शासन के इतिहास में ये क्रूर घटना, ये सबसे बड़ा क्रूर घटना होता है जालियांवाला बाग मैसर. अब इसको हम थोड़ा सा जानते हैं इसका डेट, क्योंकि एग्जाम में जनरली डेट पूछा जाता है. द जालियांवाला बाग मैसर टुक प्लेस वेयर मैनी विलेजर्स द पार्क एट अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919. ये डेट आपको याद रखना होगा. 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का त्यौहार था. लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हुए थे और उसी समय जनरल माइकल ओ डायर जो है वो वहाँ पर घुसते हैं और घुसकर एग्जिट का जो दरवाज़ा उसको बंद करके अंधाधुंध गोली बरसाते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में घायल भी होते हैं. उसी में एक नाम आता है उधम सिंह. उधम सिंह जो है वो इसका बदला लेने के लिए उसी समय ठान लेते हैं. और जब ठान लेते हैं तो उधम सिंह जो है वो 13 मार्च 1940
ठीक है। ये मार्शल लॉ इम्पोज कौन किया था? मार्शल लॉ इम्पोज किया था जनरल माइकल ओ डायर, और इसी के तहत वो सबको अंधाधुंध गोलियां बरसाया था। तो जब घटनाक्रम जो पूरा विश्व में चर्चा हुआ, तो चर्चा में जनरल डायर सीधा सीधी ये बोल दिया, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में ये बता दिया गया कि हम लोग तो मार्शल लॉ इम्पोज कर चुके थे। अब मार्शल लॉ का जो कानून होता है, उस कानून के अंतर्गत कोई जमा नहीं हो सकता है। अब अगर कोई जमा हो रहा है तो वहाँ पर तो गोली चलेगा। ये बोलकर जो है वो केस को कमजोर कर दिया जाता है। तो ये जो है उधम सिंह नाम का जो एक क्रांतिकारी रहते हैं, वो ठान लेते हैं कि इस आदमी को तो हमको मारना है, और वो 13 मार्च 1940 में उसको जाके गोली मार के खत्म कर देते हैं। तो ये बहादुर का नाम क्या है? ये बहादुर क्रांतिकारी का नाम है उधम सिंह। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट पूरे देश भर में क्या पड़ता है? इसका पूरा इम्पैक्ट पूरे देश भर में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, जिसमें सबसे पहले जो है नाम आता है वो आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिनको अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, नाइटहुड का सम्मान दिया गया था। वो सम्मान वो लौटा देते हैं कि अंग्रेजों का सम्मान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जो है हमें सम्मान एक्चुअली में नहीं देना चाहता है। हमें अगर सम्मान ही देना होता तो क्या इस तरह से घटना हमारे साथ होता? नहीं होता। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेबेलियन इन द कंट्री। अब जो है पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टॉपिक को लेकर कहीं ना कहीं क्रांति हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो रेबेलियन किस तरह से हो रहा है? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दे रहे हैं, टीचर जो है स्कूल में पढ़ाना छोड़ रहे हैं, लॉयर स्टॉप प्रैक्टिस, कोर्ट जाना बंद कर दे रहे हैं वकील, बाइकआउट ब्रिटिश गारमेंट्स, जो ब्रिटिश कपड़े हैं उनको बाइकआउट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? पूरा देश भर में जो विद्रोह हो रहा है, पूरा देश भर में जो अंग्रेजों के खिलाफ रोष प्रदर्शन हो रहा है, उसमें अंग्रेजों का क्या नुकसान हो रहा है? तो नुकसान ये हो रहा है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था उस समय, अंग्रेजी वस्तु जो हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा था, वो 102 करोड़ से घटकर सीधे 57 करोड़ में आ गए। यानी कि उन लोगों का जो बिजनेस है, बिजनेस एकदम से आधा हो गया। सबसे जैसे मतलब बड़ा रिजल्ट अगर देखा जाए तो उस समय का। उसके अलावा अगर हम देखें उस समय और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसी समय आपका अवध किसान मूवमेंट एक चला था, जो कि बाबा रामचंद्र वैसे तो एक फार्मर लेबर थे, लेकिन वो जब मूवमेंट किए, जब वो आंदोलन किए, तो उनका आंदोलन में बहुत ज़्यादा संख्या में फार्मर जुटे, और उसमें महात्मा गांधी का भी सपोर्ट रहा। सेम चीज़ 1921 में, और ये अवध किसान मूवमेंट जो है वो फार्मर का प्रोटेस्ट था, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बाबा रामचंद्र, वो भी एक फार्मर थे, और ये 1919 से लेकर 1920 तक चला, और ये जनरली अवध जो कि यूपी में पड़ता है वहाँ पर ये विद्रोह होता है। उसके बाद केरल में भी विद्रोह हो रहा है। वो विद्रोह किस नाम से जाना जा रहा है? वो जाना जाता है मोपला रेबेलियन के नाम से। मोपला रेबेलियन में क्या होता है कि मापिला मुस्लिम जो है, मापिला मुस्लिम 1921 में केरल के मोपला में एक बहुत ही उग्र प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ साथ कुछ हद तक भारत के लोगों को भी क्षति पहुंचाया जाता है। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह क्या होता है? ये होता है 1928 में, जो कि गुजरात के फार्मर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि फार्मर के लोगों के ऊपर बहुत सारा एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था कि उनके जो क्रॉप्स हैं, अब क्रॉप्स तो फेल हो गया है, मतलब फसल हो नहीं रहा है, और फसल के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसमें किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसका सपोर्ट कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह किया गया था। लेकिन अब इतना सारा जो हुआ आंदोलन, विद्रोह, लोग स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दिन तक लोग इसको मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाए। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दे हैव टू गो टू द स्कूल बिकॉज दे हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन टू गो। स्टूडेंट्स जो है उनको स्कूल जाना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। टीचर्स को भी अपना काम करना है। फॉरेन गुड्स को हम कितने दिन तक, मतलब उसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है।
तो ये बहुत सारा और भी रीजन था जिसके कारण जो है बहुत सारा कंट्री में जो रेबेलियन उठे, जिस रफ्तार से उठे कुछ दिन तक चला, फिर वो धीरे धीरे अपने हिसाब से बंद हो गया। और इसी तरह से आगे स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन करने के लिए जनरली अंग्रेज लोग किसानों के मदद लेते थे और वो किसान हमारे ही देश के होते थे। अब उन किसानों को जो है जिस तरह से उनसे काम लिया जाता था, जिस तरह से उसको वर्क लिया जाता था, उस हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जाता था। और कुछ ऐसे भी केस हम लोग देखे हैं जहाँ पर अंग्रेज लोग जो है मतलब किसानों को, फार्मर को मतलब लेबर बना के काम करवाते थे। और वो लेबर मतलब क्या, एक तरह से कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं? ऐसा मजदूर जिसको हम बांध के रखेंगे। बांध के रखना है तो इन द सेंस कि नहीं कि रस्सी से बांध के रखना, मतलब यू हैव टू लीव योर विलेज, यू हैव टू लीव योर फैमिली, यू जस्ट हैव टू वर्क इन माई फार्म। मतलब आप अपना परिवार को छोड़ना होगा, आपको अपना गांव छोड़ना होगा, आपको अपना समाज छोड़ना होगा, बस आपको यहाँ पर काम करना होगा। इस तरह से जो काम करवाया जाता है उसको हम लोग बंधुआ मजदूर बोलते हैं। और यही हुआ था आपका अकॉर्डिंग टू 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। एक एक्ट लाया गया था 1859 में ब्रिटिश के द्वारा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इमिग्रेट कर गए थे, इमिग्रेट करके दूसरे स्टेट में चले गए थे या दूसरे कंट्रीज में चले गए थे, और वहाँ पर वो लेबर का काम करने के लिए आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ द टी गार्डन। और उन लेबर को टी गार्डन में, जनरली हमारे देश में असम में ये काम ज़्यादा करवाया जा रहा था, तो टी गार्डन को छोड़कर द प्लांट वर्कर वांटेड टू राइट टू मूव फ्रीली। और जो टी वर्कर, जो टी गार्डन में काम करने वाले मजदूर हैं, उन लोगों का क्या डिमांड था? उन लोगों का डिमांड था कि हम मजदूरी तो करेंगे, खेती भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट हमारा भी कुछ राइट्स है, हम कम से कम अपने ही देश में घूम तो सके। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपना ही देश में सिर्फ आपको रहना है। कहाँ पर? अपने फार्म में रहना है, अपने खेत में रहना है। आप खेत को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, इवन अपना घर भी नहीं जा सकते हैं। मेंटेन रिलेशनशिप विद देयर विलेज। क्या होता है कि जो किसान वर्ग है, जो लेबर है, जो टी फार्मर का जो काम कर रहे हैं, वो लोगों का क्या इच्छा था कि हम कम से कम फ्रीली घूमें अपने विलेज में, अपने गांव में, अपने परिवार के साथ अपना एक रिलेशन मेंटेन करके रखे, आना जाना हो। लेकिन अंग्रेज इसको भी रोक दिया था। इसमें भी बहुत सारे लोगों में जो है रोष था। और यही स्वराज इन प्लांटेशन, मतलब अपने ही देश में, अपना ही खेती में हम एक तरह से जेल जैसा फीलिंग्स हो रहा था, ये स्थिति था। और फ्रीडम फ्रॉम द ऑप्रेसिव कंडीशन। और ये जो कंडीशन था ना, ये ऑप्रेसिव कंडीशन था, मतलब दयनीय स्थिति था। इससे कहीं ना कहीं निजात पाना लोगों का, मतलब ये यही उन लोगों के लिए यही स्वतंत्रता था, यही आज़ादी था। आज़ादी का मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब है कि उन लोगों के लिए तो यही आज़ादी था कि हम अपने घर जा सके। देश हमारा आज़ाद होगा वो तो सेकेंडरी हो गया। उनके लिए क्या आज़ादी था? उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि हम अपना घर जा सके, हम फ्रीली कम से कम घूम सके। उनके लिए यही आज़ादी था। एंड दे गॉट दिस आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल उन लोगों को इतना आसानी से मिला नहीं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। एक दो बार तो वो लोग भागे भी। अगर आप बुक्स को पढ़िएगा डिटेल्स में तो आप देखिएगा कि एक दो बार वो लोग भागे भी हैं, खेत छोड़ के, फार्म छोड़ के। बाद में उनको पकड़ के लाया गया और उसको पनिशमेंट भी दिया गया कि आप भाग कैसे सकते हो। तो बहुत सारा यातना, बहुत सारा सितम जुल्म अगर देखें तो किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे ही देश के लोगों में। ऐसे ही मतलब कहीं ना कहीं लोगों का जो रोष है, लोगों का जो मतलब गुस्सा है, फूटा। ऐसे ही नहीं फूटा, बहुत सारा कारण था। और यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि लोगों में जो नेशनलिज्म, देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेम का जो भावना जगा, कैसे जगा, क्योंकि उसके पीछे की लंबी कहानी है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था भारत के ऊपर। अब अगर हम बात करें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा 1930 टू 1934। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंदी में अगर हम बात करें, सविनय मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से हम आपका बात नहीं मानेंगे, इसी को हम लोग कह सकते हैं अवज्ञा। एक होता है आज्ञा, आज्ञा को नहीं मानना, अवज्ञा। तो ये चलाए महात्मा गांधी 1930 से 34 के बीच में ए नॉन वायलेंट कैंपेन। ये कैंपेन कैसा था? नॉन वायलेंट था,
हिंसा का इसमें कोई जगह नहीं है। महात्मा गांधी तो हमेशा अहिंसा के पुजारी उनको माना गया है। तो महात्मा गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल रिफ्यूज टू ओबे अनजस्ट लॉ। अनजस्ट लॉ जो भी कानून आ रहा था, अगर हम बात करें काला कानून का, जो रॉलेट एक्ट आया था वो भी, तो जो भी कानून ला रहे थे अंग्रेज के द्वारा वो कहीं ना कहीं अनजस्ट लॉ था, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड टैक्सेस। जो भी पीजेंट्स है यानी कि जो किसान वर्ग है, वो किसान वर्ग जो है, किसान वर्ग के ऊपर ह्यूज टैक्स लगाया जा रहा था। महात्मा गांधी का कहना है कि हम टैक्स नहीं देंगे, उसके लिए आप मुझे जो करना है कीजिए, हमको जेल में डालना है, प्रताड़ित करना है, मारना है, पेटना है, व्हाट एवर यू कैन डू, बट आई विल नॉट पे द टैक्स। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता है। पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। उसके बाद उस समय एक लॉ लाया गया था कि आप जंगल में घुस नहीं सकते हैं, जंगल में घुसने के लिए आपको टैक्स लगेगा, जंगल का कोई भी चीज़ आप काट नहीं सकते हैं, जंगल में आप जानवर को चरा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से लोग जंगल में भी घुस गए कि हम हमारा जंगल, हम तो घुसेंगे। इस तरह से वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑन ए लार्ज स्केल। महिलाओं का भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा है। महिलाओं को भी लगा कि नहीं, इसका तो हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जिस प्रोसेस को यूज कर रहे थे कि हमें मारपीट नहीं करना है, आंदोलन मतलब उग्र आंदोलन, हिंसक आंदोलन करना नहीं है, तो इसमें तो सभी कोई शामिल हो सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब इसमें शामिल हो गए थे। इट बिगन विद डांडी मार्च। और इसी के साथ एक घटना घटता है, डांडी मार्च। डांडी मार्च घटना क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे। और उसी समय नेहरू डिमांडेड फुल फ्रीडम ऑन 1930 एट लाहौर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि नेहरू जी कब जो है पूर्ण स्वराज का मांग किए, तो वो होगा 1930। कहाँ किए? लाहौर में किए। कब किए? जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, तो 1930 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का मांग कर दिए अंग्रेजों से। उसके पहले कांग्रेस का भी डिमांड पूर्ण स्वराज का नहीं था, मतलब हमें हक मिलना चाहिए, लेकिन ये हक कैसा होगा ये डिफाइंड नहीं था। लेकिन 1930 में पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ। उसके बाद हमें पढ़ना है सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सॉल्ट मार्च के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो भी अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो भी तटीय एरिया है, जो भी समुद्री एरिया है, वहाँ पर लोग, भारत के लोग अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से नमक बनाते थे और उसका प्रयोग करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों का आगमन होता है। अंग्रेज़ों का आगमन जब हुआ तो वो लोग तो हर चीज़ में टैक्स लगाएं, कपड़ों में टैक्स, किसान का जो है खेतों में टैक्स, तरह तरह के टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। अब बाद में एक ऐसा टैक्स लगा दिया गया जो कहीं ना कहीं कॉमन पीपल के लिए भी बहुत बड़ा समस्या बन गया, और वो था नमक कर, नमक पर कानून, नमक पर टैक्स। ये जब लगाया गया तो महात्मा गांधी जो है ना, एक लेटर लिखते हैं इरविन को। इरविन कौन है? लॉर्ड इरविन, जो उस समय के गवर्नर जनरल है। उसमें 11 टॉपिक्स का जिक्र किया गया है। 11 टॉपिक्स का जब जिक्र किया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लेटर लिखा जाता है अंग्रेजी हुकूमत को, बट इरविन रिफ्यूज्ड। लेकिन इरविन जो है नहीं मानते हैं। अब ये लेटर कब लिखा जा रहा है? 31 जनवरी 1930। जब वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आता है, तो गांधी जी स्टार्टेड ऑन 11th ऑफ मार्च 1930 विथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। तब महात्मा गांधी चल देते हैं जो कानून बनाया गया है नमक पर कानून, उसको तोड़ने के लिए। और वो शुरुआत कब हो रहा है? शुरुआत हो रहा है 11 मार्च 1930। कितने सारे लोग लेकर जा रहे हैं? 78 लोग उनके साथ है, जिसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है। शुरुआत कहाँ से हो रहा है? साबरमती, गुजरात। साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हो रहा है, और वो जाके ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? तो ख़त्म हो रहा है डांडी में, जो कि गुजरात का कोस्टल एरिया में है। लगभग 387 किलोमीटर 241 माइल्स 24 डेज में, एक दिन में 10 माइल्स का यात्रा हो रहा है। 24 दिन में 241 लगभग माइल्स का यात्रा हो रहा है। अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो 387 किलोमीटर पैदल यात्रा करके ही वॉकड एंड द ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 8:30 AM।
और ये निकले कब है, 11 मार्च 1930 में निकले और 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचे और सुबह 8:30 बजे वहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक बनाया गया। यानी कि नमक बनाया गया मतलब क्या, नमक का कानून को तोड़ा गया, नमक बनाया गया। ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल ज्वाइंड दिस मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट द अनजस्ट लॉ ऑफ ब्रिटिश, और सभी वर्ग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हुआ और शामिल होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात में कोस्टल एरिया जो दांडी में है वहाँ पर कानून बनाया गया। इसके साथ साथ जितने भी कोस्टल एरिया थे, आपका मुंबई से लेके गुजरात से लेके गोवा से लेके केरल से लेके तमिलनाडु से लेके हर जगह कानून को तोड़ा गया, नमक बनाया गया। और इसी को देखते हुए 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन अपना जो लेटर लिखे थे महात्मा गांधी उसको वो साइन किए और साइन करने के बाद इस मूवमेंट को बंद किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और ये जो है गांधी जी इस काम के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया 5 मई 1930, क्योंकि वो जो कानून तोड़े, लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर पूरे देश भर में जो प्रदर्शन हुआ उसके लिए महात्मा गांधी के साथ साथ 60,000 और भी 60,000 इंडियंस को जेल हुआ था महात्मा गांधी के साथ। लेकिन बाद में इरविन नेगोशिएट किए महात्मा गांधी को छोड़ने के लिए कि आप आइए, और कहाँ आइए, और फिर जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोल मेज सम्मेलन जो अंग्रेज लोग करते थे, वहाँ पर महात्मा गांधी को बुलाया जाता है और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी जाते हैं। और बहुत सारा उसमें टॉपिक्स, जो 11 टॉपिक्स है, 11 टॉपिक्स का डिस्कशन होता है और उस 11 टॉपिक्स में कुछ जो है इरविन मान लेते हैं और इसी नेगोशिएट के द्वारा महात्मा गांधी और साथ में अन्य कुछ, यहाँ पर 60,000 इंडियन का बात हो रहा है, लेकिन कुछ भारतीयों को छोड़ा जाता है। और साथ ही साथ ब्रिटिश जो है इम्पोज टैक्स ऑन ब्रिटिश गुड्स एज वेल एज सॉल्ट, और ब्रिटिश का जो टैक्स का जो सिस्टम होता है उसमें जो सॉल्ट है, सॉल्ट में से हटा लिया जाता है। और इस तरह से गांधी जी को मतलब जो बुलाया जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसके लिए उनको 1931 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा जाता है, जैसे कि मुंबई में सरोजिनी नायडू के द्वारा कानून को तोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से नेशनलिज्म इन इंडिया का जो पूरा चैप्टर है, अलग अलग घटना घट रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अपना अपना नेतृत्व दे रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें और अभी है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी हमें पढ़ना है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब क्या? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन है जहां पर महात्मा गांधी भी ये समझ गए थे कि अब भारत को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए जो भी संभव प्रयास करना होगा वो करना होगा। और वही क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन। मुंबई का जो सेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन प्रत्येक साल होता था, उसमें जो बॉम्बे का सेशन था, बॉम्बे का सेशन में महात्मा गांधी साथ में इंडियन कांग्रेस कमेटी मिलकर ये फैसला लेते हैं। कब? 8 अगस्त ऑफ 1942, 1942 8 अगस्त को ये फैसला लिया जा रहा है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। और उस समय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा होता है। उस समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऑल इंडिया कांग्रेस ये फैसला करता है, ये घोषणा करता है कि अब हमें डिमांडिंग एन एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में, और वो पूरा विश्व पटल में ये मैसेज जाता है कि भारत में अंग्रेजों का शासन अब पूर्ण रूप से खत्म होना है। द मूवमेंट बाइकॉटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, और भारत सरकार जो है, अब भारत का सरकार भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया बॉम्बे सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट लाकर,
जिसमें वेरियस वायलेंट मूवमेंट टुक प्लेस अराउंड द कंट्री। पूरे देश में जो है एक आंदोलन छिड़ जाता है, लोग क्रांति पे उतर जाते हैं कि अब मतलब महात्मा गांधी भी उस समय एक नारा दिए थे, करो या मरो। मतलब महात्मा गांधी को भी लगा था कि अब जो है पूरी तरह से हमें आज़ादी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, ब्रिटिश जो है वो फिर से जो है अंग्रेजों का जो मेन पॉलिसी था कि सबको अंदर करो, वही चीज़ हो रहा है। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर 1945 में उनको मतलब देखा जाए तो उस समय ब्रिटेन का जो है प्रेशर पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड से उसको प्रेशर पड़ा, और प्रेशर्स के आगे वो झुक कर 1945 में सभी को, जितने भी टॉप लीडर्स थे जो नेतृत्व कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट को, उनको छोड़ा गया। और जब छोड़ा गया तो फिर से वो लोग जो नेता लोग जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, ऐसे जो महापुरुष लोग हमारे थे, जो महान महान नेता थे, वो लोग जब वहाँ से छूट कर आए तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बंद हो गया, इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। और अंग्रेज लोगों के जो सरकार था, जो गवर्नमेंट था, उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों को जगह मिला, और वहीं से भारत जो है अंतरिम सरकार का घोषणा करता है, और उसके बाद भारतीयों का शासन शुरू होता है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम देखें तो 1947 में पूरी तरह से भारत स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, लोगों में एक ग्रुपिंग होता है, और ये ग्रुपिंग बहुत ही फायदेमंद होता है। ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्शन दैट बाइंड्स पीपल, लोगों में जो है ना जुड़ाव होता है, टुगेदर, एक साथ मिलकर लोग आते हैं, और सबका, जब हम सबका एक ही लक्ष्य हो जाए तो कोई भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अगर हम लोग टूटे हुए रहेंगे, अगर हम एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी लड़ाई लड़ना। और वो लड़ाई में सभी लोग, डिफरेंस इन ओपिनियन, भले हमारा मत अलग हो सकता है, अभी भी आप देखिए ना हमारे देश में अलग अलग मत के लोग हैं, अलग अलग मत के नेता हैं, अलग मतलब मतभेद है, मतभेद है तभी तो विपक्ष है और पक्ष है। अभी भी कांग्रेस है और बीजेपी है, दोनों में मतभेद है, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद है अलग अलग मैटर पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, लेकिन फिर भी एकजुटता है। एकजुटता किस में है, राष्ट्रीयता में है, देश प्रेम सबसे पहले, देश का भावना सबसे पहले। तो वो चीज़ उस समय आया, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट, सभी लोग एक साथ, एक वर्ग, अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ हुए, टुगेदर हुए, और सभी एक ही मूवमेंट में आए। और वो मूवमेंट क्या था, नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीयता का भावना सब में आया, राष्ट्र को अलग करना है, राष्ट्र को अंग्रेजों से अलग करना है, ये भावना सबके अंदर आ गया। और इसी से लोग जो है अब एक आइकन, एक सिंबल, एक झंडा के नीचे सब आए, और इसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट अगर है तो हमारे नेताओं को जाता है, ऑल इंडिया कांग्रेस को जाता है। अब अगर हम बात करें हमारे कौन कौन सा ऐसा नेता है, क्या ऐसा हुआ, कौन कौन से तरीक़ों, नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ही लंबा है। अगर हम देखें तो ये हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 1915 से लेकर 1947 के पीछे जो 30-35 साल का जो घटना है, बस वही यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके पहले एक लंबी कहानी है, और इसके पहले बहुत सारे लोग अपने कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में बस इसी का कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है। मेन हम लोग का अगर देखें तो महात्मा गांधी, इसीलिए महात्मा गांधी का रोल हमारे देश में, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर, जो पूरी तरह से देश को कैसे आज़ाद कराना है, देश को आज़ाद कराने के बाद जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को कैसे निपटा जाए, इसके लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण में और भी बहुत सारे लोग उनको साथ दिए, ड्राफ्ट किए, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, ये सारे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो करके गए हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों का भी बहुत महत्व है। ये अपने कविताओं के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, अपने पोएम के माध्यम से लोगों में देशभक्ति जगाया, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर हम देखें, लोगों के अंदर जो एक रोमांटिज्म का भाव आया, देश प्रेम का भाव आया, वो हमारा न्यूज़पेपर, स्टोरी, पोएम्स, ये सब का बहुत बड़ा
रोल है हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के प्रति, हमारे देश के लोगों का राष्ट्र के प्रति जो प्रेम, राष्ट्र के प्रति जो सम्मान, राष्ट्र के प्रति जो देशभक्ति का जो भावना जगाया है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारे चीज़ कवर किए कि किस तरह से नेशनलिज्म मूवमेंट चालू होता है, नेशनलिज्म मूवमेंट में कौन कौन सा घटनाएं होता है। जालियांवाला बाग देख लीजिए, सिविल डिसोबीडियंस